नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से संपूर्ण जैन साहित्य के बारे में। संपूर्ण जैन साहित्य की जो परंपरा थी, जो ग्रंथकार थे, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे जैन साहित्य के अंतर्गत, उन सभी रचनाकारों को, ग्रंथकारों को और काव्य की जो जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं उन सबको समग्र रूप से हम पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक से। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी वर्ष का प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक से, हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सभी टॉपिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम हेमचंद्र से शुरू करेंगे, जो कि प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथकार हैं। तो हेमचंद्र की बात करें तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह संवत 1150 से 1199 ईस्वी इनका समय काल रहा है। ठीक है, राजा सिद्धराज जय सिंह का। और उनके भतीजे कुमारपाल, जिनका समय रहा है संवत 1199 से 1230। तो सबसे पहले सिद्धराज जय सिंह और उसके बाद उनका भतीजा कुमारपाल, कि यहाँ इनका बड़ा मान था। किनका? हेमचंद्र का बड़ा मान था। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेमचंद्र कहाँ से संबंधित थे, किस राजा के दरबार में थे? तो गुजरात के सोलंकी राजा, ऐसे करके ऑप्शन में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ बड़ा इनका मान था। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं केवल इसलिए सब्सक्राइब करने को कहती हूँ ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। ठीक है, चैनल को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, सभी वीडियोस को। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रामचंद्र शुक्ल से महत्वपूर्ण क्लासेस अपलोड की हैं, तो वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। तो उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक में सभी का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी का लिंक आपको दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हेमचंद्र का हमने देखा, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ इनका बड़ा मान था। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जिसका नाम था। हेमचंद्र से तो आप हेमचंद्र को वैसे भी ट्रिक करके याद रख सकते हैं, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। लेकिन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित ग्रंथ था, तो ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ था। बड़ा भारी ग्रंथ लिखा था हेमचंद्र जी ने, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के नाम से। ठीक है, सिद्धराज के समय में बनाया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का इन्होंने समावेश किया था। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए थे, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले हैं। तो इनके जो प्रयोग किए गए उदाहरण हैं वो किसमें है? दोहे या पद्य में इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ दोहों के उदाहरण हम आगे भी देखेंगे, जैसे भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सियहु जय भग्गा घरु एंतु। ये हेमचंद्र जी का उदाहरण है। ठीक है, और कहते हैं इसका अर्थ क्या है? तो भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित हो जाती। ठीक है, तो भल्ला हुआ जो मारिया किसका है? हेमचंद्र जी का उदाहरण ग्रंथ है, उदाहरण है ये सभी। ठीक है, जो कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में है। वही जई सो ना आवई दुई घरु काई अहो मुहु तज्जु वैणु ज खंडई तव सही ए सो पियु होई न मज्जू। अर्थात हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ ये होता है कि जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं है। जय सो ना आवई दुई घरु काई अहो मुँह तज्जू। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे हेमचंद्र का, जे महु दिन्ना दियहड़ा दइये पव सतेण ताण गणतीय अंगुलियों जज्जरियाओ नहेण। अर्थात जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई। ठीक है, जे महु दिन्ना दियड़ा दई पव संतेण। अगला उदाहरण देखेंगे, पिय संगमी कौ निदड़ी पयहो परख्यो केव मई बिन्नवी बिन्नासिया निंदन एव न तेव।
ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हूँ, न यो नींद न त्यों नींद। ठीक है, तो इस प्रकार के बड़े सुंदर और महत्वपूर्ण उदाहरण हेमचंद्र जी ने दिए हैं और सभी उदाहरणों से प्रश्न पूछे गए हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में, विशेषकर नेट की परीक्षा में तो हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। आगे हम देखेंगे अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। तो एक तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की जो कि व्याकरण का ग्रंथ था, और एक उन्होंने भट्टी के समान व्याकरण के उदाहरणों के लिए भी रचना की जिसका नाम था द्वाश्रय काव्य। ठीक है, इसमें क्या थे, व्याकरण के उदाहरण दिए हुए थे, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इसमें जो इसके अंतर्गत क्या है, कुमारपाल चरित है, तो किसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी आता है, तो द्वाश्रय काव्य के अंतर्गत, और जिसकी रचना किसने की, तो हेमचंद्र जी ने की थी। ठीक है, इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए थे। तो इस प्रकार हेमचंद्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से जाननी बहुत ज़रूरी थी। अब अगले जो जैन कवि है वो है सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। ये कौन थे? सोमप्रभ सूरी जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कुमारपाल चरित की रचना जो की थी वो हेमचंद्र ने की थी, और कुमारपाल प्रतिबोध जब की बात की जाए तो प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की। तो प्रतिबोध प्रभ सूरी ऐसे करके आप ट्रिक करके याद रखिएगा। तो इन्होंने संवत 1241 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। तो कुमारपाल प्रतिबोध कैसा था? गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य था, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। ठीक है, इस पुस्तक का वर्ण विषय अगर देखा जाए तो क्या है कि इसमें समय समय पर हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। ठीक है, यह ग्रंथ अधिकांशतः या अधिकांश प्राकृत में ही है। यह ग्रंथ किस में है? अधिकांश, वैसे तो संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखा गया है, लेकिन अधिकतर इसको देखा जाए तो प्राकृत में है। ठीक है, बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे भी आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम उदाहरण देखेंगे इसके सोमप्रभ सूरी के। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना से, जैसे रावण जायऊ जही दिए ही दह मुह एक शरीरु चिंता विय तय ही जननी कवणु पियावऊ खीरू। अर्थात जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध से। वही दूसरा उदाहरण देखा जाए तो बेस बिसिट्ठ बारियई जैवी मनोहर गत्त गंगाजल पखालियवी सुनिहि की होई पवित्र। अर्थात वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है? ठीक है, तो बेस बिसिट्ठई बारियई जवई मनोहर गत्त, ये किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो रावण के बारे में, ठीक है, गंगा जल से क्या कुतिया पवित्र हो सकती है, इसके बारे में। एक अगला और उदाहरण हम देखेंगे, पिय हूँ थक्किय सैलु दिणु तुह विरहग्गी किलंत थोड़ई जल जिमी मच्छलिय तले विल्ली करंत। अर्थात हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। ठीक है, तो इस प्रकार विरहग्नि की बात का उदाहरण दिया गया है, सोमप्रभ सूरी ने दिया है। तो ये सभी रचनाएं कुमारपाल प्रतिबोध के अंतर्गत है। ठीक है, उदाहरण है जिसको सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब अगले जो हमारे आचार्य है वो है जैनाचार्य मेरुतुंग। इनका नाम बहुत बार आया है प्रश्न में, परीक्षाओं में, क्योंकि इन्होंने जो रचना की है, देखिए हम देखेंगे, इन्होंने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि का नाम आपने बहुत बार प्रश्नों में देखा होगा। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग। और संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नाम का एक संस्कृत ग्रंथ किसके आधार पर, किसके ढंग पर, ये भी पूछा जाता है, तो भोज प्रबंध के ढंग का बनाया हुआ था ये प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है। आख्यान का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, चरित काव्य या आख्यान, अर्थात जो राजा की प्रशंसा में, उनके पराक्रम में, उनके ऊपर जो भी आख्यान या चरित जो काव्य
लिखा करते थे, राजाश्रित कवि या चारण जो भी, ठीक है। तो कह सकते हैं आख्यान इसमें क्या है, संग्रहित प्रबंध चिंतामणि में, जो कि संस्कृत के ग्रंथ भोज प्रबंध के आधार पर बनाया गया है, ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा। तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है, क्योंकि पूछी जाती है परीक्षाओं में। वही देखेंगे आगे कि कुछ दोहे तो इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के भी कहे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें किसके कहे हुए दोहे, तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कुछ दोहे इसमें मिलते हैं। इस कथा के आधार पर मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था, ठीक है, और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया था, ठीक है। तो मुंज का मृणालवती से प्रेम होने के प्रसंग में कुछ उदाहरण और प्रसंग यहाँ पे दोहे के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। अब हम आगे चलेंगे। अब अगले जो ग्रंथकार है वो है विद्याधर। तो इस नाम से एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। ग्रंथ का तो पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो विद्याधर के कुछ सूत्र हमें कहाँ मिलते हैं, प्राकृत पिंगल सूत्र में। ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। आगे इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, जैसे कि एक बात और ध्यान रखने की है कि यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि विद्याधर को क्या माना जाए, समसामयिक कवि माना जाए, तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी के में समझना चाहिए। तो एक इनका जो समय है विक्रम की 13वीं शताब्दी, और दूसरा ग्रंथ का तो पता नहीं है विद्याधर के, लेकिन हाँ इनकी रचना के पद्य कुछ क्या है, प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगले जो ग्रंथकार है वो है सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है सारंगधर का। ये बहुत अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, ठीक है। इन्होंने सारंगधर पद्धति बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जो कि सारंगधर की रचना है। तो सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए थे, ठीक है। दामोदर के 3 पुत्र हुए थे, सारंगधर, लक्ष्मी और कृष्ण। ये सारंगधर इन्हीं के पुत्र थे, दामोदर के, ठीक है। विशेषकर आपको इसमें ये जानना है, रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में थे राघव देव, ठीक है। और राघव देव के भोपाल, दामोदर और देवदास 3 पुत्र थे। दामोदर के पुत्र थे सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण, ठीक है। तो सारंगधर दामोदर के पुत्र थे। अगर देखा जाए इनकी रचना की, तो सारंगधर पद्धति इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और सारंगधर पद्धति के बारे में देखिए क्या लिखा गया है कि सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न ये आया है कि सारंगधर पद्धति में क्या है, तो सारंगधर पद्धति में शाबर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, भाषा चित्र काव्य और शाबर मंत्र सारंगधर पद्धति में दिया गया है। आगे देखेंगे कि परंपरा में प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य अपभ्रंश भाषा में भी रचना की थी। आपको पता ही है कि ये जो हमीर रासो की रचना हुई थी ये अपभ्रंश भाषा में हुई थी, ठीक है। सारंगधर इसके रचनाकार थे, तो ये महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए कुछ उदाहरण भी पद्य में दिए गए हैं, जो कि प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते, ठीक है, हमीर की चढ़ाई तथा वीरता आदि के पद्य शुक्ल जी को मिले थे, और जिससे उन्हें पूरा निश्चय हुआ कि ये जो पद्य है वो हमीर रासो के ही है। अच्छा, हमीर रासो के पद्य है, इस आधार पे ये जो रचना है किसकी हुई, सारंगधर की हुई। ये सब उदाहरण तो ढोला मारिए ढिल्ली महमुच्छियु मेच्छ शरीर शुर जज्जला मंतिवर चलिए वीर हम्मीर। अब वीर हम्मीर से तो आप हम्मीर रासों को ट्रिक करके याद रख सकते हैं, ठीक है। वीर हम्मीर, ये वाली पंक्तियाँ विशेष रूप से परीक्षाओं में आती है। चलिए वीर हम्मीर पावर मेणी कंपई दिग्मगढ़ अंधार धूली सुरही अच्छाई ही। ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई है, जो कि हमीर रासों की पंक्तियाँ हैं और इसके रचनाकार कौन है, सारंगधर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पंक्तियां हैं जिसका कुछ अर्थ भी दिया हुआ है जो हम नीचे देखेंगे, जैसे कि दिल्ली में ढोल बजाया गया मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले, चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है,
दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में सुरासानी ले आए हैं। विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। कहने का तात्पर्य कि अपभ्रंश के ये उदाहरण है, नमूने हैं जो कि हमीर रासों के अंतर्गत हैं। आगे कुछ और उदाहरण दिए गए जिन्हें हम देखेंगे, जैसे कि पिंधऊ दृढ़ सन्नाह बाह उपरिय पत्थर दई बंधु समधि रणधन सेऊ सही हमीर बण लई। ठीक है, तो हमीर से हमीर रासों को भी याद रख सकते हैं यहाँ पर भी। उडडुग रहपह भमऊ खग रिपु सीसही झल्लऊ पत्थर पत्थर ठेली पेली पब अप फालऊ हमीर कज्ज जज्जल भणई कोहाणल महमई जलऊ सुलितान सीस करवाल दई तज्जी कलेवर दिए चलेऊ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमीर है, तो हमीर से आप हमीर रासों को टिक करके यहाँ पे याद रखिएगा। अगर पंक्तियों का इस उसके उदाहरण का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ है दृढ़ सन्नाह पहने वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर, तारों को नवपथ से फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ, सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये सभी देखिए अपभ्रंश के उदाहरण है जो कि हमीर रासों के लिए गए हैं, और आपको इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देना है कि सभी क्या है, हमीर रासों के ये उदाहरण है। आगे कुछ और उदाहरणों को देखेंगे, जैसे कि पाभर दरमरु धरणी तरणी रह धुल्लिय झंपिय कमठ पिठ टर परिय मेरु मंदर श्रिय कंपिय कोहे चलिय हमीर बीर गजुअ संजुत्ते कियऊ कट्ट हाँ कंद मुच्छी मेच्छी के पुत्ते। यहाँ पे भी हमीर है, तो हमीर रासों को आप याद कर लीजिएगा। अर्थ इसका देखा जाए तो चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमट की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदर की चोटियाँ कंपित हुई, जय यूत के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी हमीर रासों की कुछ महत्वपूर्ण पद थे। आगे हम कुछ देखेंगे जो कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त नहीं होती है। ठीक है, यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के बारे में हमने पढ़ा भी था पिछले कक्षाओं में। तो विद्यापति संवत 1460 ईस्वी में, ठीक है, वर्तमान के बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में तो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता चला कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये किसकी रचना है, विद्यापति की है। नाम की प्रशस्ति संबंधी जो 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी गई है। किनकी लिखी हुई है, विद्यापति की, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे, वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति उनको मिली थी जिसकी नकल उन्होंने ली। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से कीर्तिलता की एक प्रति लाई पुस्तकालय से। ठीक है, इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्तिसिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन है। तो ये जो वर्ण विषय है ये पूछा जाता है कि कीर्तिलता का वर्ण विषय क्या है, किस राजा का वर्णन है, तो तिरहुत के राजा कीर्तिसिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में उनकी वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन है। शुक्ल जी कहते हैं कि अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, तो क्या है ये, पूर्वी अपभ्रंश है कीर्तिलता। यहाँ पे कुछ नमूने देखेंगे, जैसे रज लुद असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल। ये रज लुद असलान, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये वाले पद कई बार आए हैं जो कि कीर्तिलता से लिया गया है। तो रज लुद असलान बुद्धि बिक्कस बले हारल पास बैसी बिसवासी राय गयनेसर मारल मारंत राय रणरोल पडू मेनी हा हा रसद हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नैन पफुरित धुआ। ठीक है, ये जो रचना है, ये जो पंक्ति उदाहरण है, ये कीर्तिलता की पंक्तियां हैं, विद्यापति की है। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा
कुछ अधिक लिए हुए रहती है। चूँकि ये देश भाषा में भी मैथिली भाषा में काव्य रचना करते थे, तो इनकी रचनाओं में प्राय देश भाषा कुछ अधिक ही देखने को मिलता है और उसमें तत्सम, संस्कृत आदि शब्दों का वैसा ही बहिष्कार नहीं है। ठीक है, तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं किया गया है विद्यापति की भाषा में। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक यह बंधी हुई नहीं है। ठीक है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, तो टकसाली अपभ्रंश का उदाहरण देखा जाता है विद्यापति की रचनाओं में। ठीक है, यहाँ पे एक देशी भाषा या बोली का उदाहरण है जो कि आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटऊ तरुका भपकी मार। ये वाली जो पंक्ति है ये बहुत बार परीक्षाओं में देखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटऊ तरुका भपकी मार, ये विद्यापति की कह सकते विद्यापति का यह दोहा है। ठीक है, आगे देखेंगे कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही है। ठीक है, ये तो ठीक अनुमान इस बात का हो सकता है अपभ्रंश की कविताओं के नमूने और उदाहरण को देखकर के। कहने का तात्पर्य यही है कि उस समय जो काव्य भाषा थी वो प्राकृत की रूढ़ियों से कुछ ना कुछ तो बंधी हुई ही थी। ठीक है, बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो कि जैन साहित्य, विद्यापति की रचनाएं और ये सब के बारे में थी। ठीक है, अपभ्रंश के कुछ उदाहरण भी दिए गए इसमें जैन साहित्य के साथ साथ विद्यापति को उद्धृत करके। हालांकि विद्यापति की जो भाषा है बोलचाल की देशी भाषा है और मैथिली है, अवहट्ट है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा है, पूर्वी अपभ्रंश, जिसको हम अवहट्ट भी कहते हैं। ये प्रश्न आता भी है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट भाषा। यहाँ पे जैन साहित्य के साथ साथ शुक्ल जी ने विद्यापति के भाषा की भी कुछ चर्चा की है। तो ये सब कुछ बातें, विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। आगे देखा जाए तो ध्यान देने की बात यह भी है जो कि लक्षित होती है कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। मतलब जैसे जैसे काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, अर्थात काव्य भाषा किसकी ओर प्रवृत्त होती गई, देश भाषा की ओर, त्यों त्यों ही तत्सम संस्कृत रखने में, अर्थात संस्कृत के तत्सम शब्दों को रखने में संकोच भी नहीं किया गया, बिल्कुल रखा गया। और सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ये केवल आपको जानने के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा संपूर्ण जैन साहित्य को, बहुत सारे ग्रंथकारों को, उनकी रचनाओं को हमने पढ़ा। वीडियो के साथ बने रहिए, और भी बहुत सारी वीडियोस लगातार आ रही हैं। इसके बाद हम प्रकरण 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ आप बने रहिए। इसी प्रकार अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।